अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता तो कदमों में तेरे सितारे बिछाता। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आसियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरा हाथ जाता तो कदमों में तेरे सितारे बिछाता। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। मैं संजीव यादव आज आप लोगों के समक्ष यूपी टेट संस्कृत व्याकरण का प्रथम भाग लेकर के आओ। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है हम लोगों का यूपी टेट का वो प्रथम है, और हम लोग पहले से ही, क्योंकि आप लोग से बता दिया गया था, अभी दुर्गेश सर ने आपको पहले बताया, तो यहाँ पर हम लोग सब लोग मिल करके प्रैक्टिस सेट के द्वारा जो भी प्रश्न आपको जहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग तैयार हो जाते हैं। और एक चीज़, ऐसा कोई भी पहलू नहीं होगा दोस्तों कि जो हम लोग टच नहीं करेंगे, और सबको पहले का सी। देखिए अब भाई यहाँ पर तो बहुत नया सिलेबस के अनुसार, और यहाँ पर मैं पहले ही पेडागाजी थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन पेडागाजी गया, और पहले का सी इज द राइट आंसर। आप बहुत ही अच्छा आप लोग करेंगे। पढ़ते हैं प्रश्न को, और प्रश्न को देख करके धीरे धीरे, जी 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 एकदम भैया, कहने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर कह रहे हैं कि चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षण में नैदानिक परीक्षण। देखिएगा, नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है तो निदान और उपचार दो शब्द होते हैं। निदान का मतलब होता है जांच करना, और मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको एक चीज और कहते हैं, प्रत्याभिज्ञान। क्या बोला जाता है? प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है पहचान करना। अगर आपके प्रश्न में आ जाए कि शिक्षण में प्रत्याभिज्ञान परीक्षण की आवश्यकता होती है, या नैदानिक न देकर के प्रत्याभिज्ञान कर दिया, तो दोस्तों घबराइएगा मत। प्रत्याभिज्ञान का भी मतलब ही होता है पहचान करना, और यहां पर शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की जो आवश्यकता है इसमें केवल विषयगत किसी भी समस्या की जानकारी ही प्राप्त करना होता है। तो यहां पर कहना कि छात्र की पारिवारिक है, तो यहां पर कहना कि छात्र की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए, तो दोस्तों यहां पर शिक्षण की बात कही है उन्होंने। आई बात समझ में? किसकी बात करिए? शिक्षण। शिक्षण में 3 लोग उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? जॉन डीवी ने बताया है, एडम्स ने दो ध्रुवी बताया था, और जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया। कौन कौन से छात्र रहेंगे? शिक्षक रहेगा और एक पाठ्यक्रम रहेगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि उसी जहां पर तीनों लोग उपस्थित हैं, अगर उसी को ध्यान में रख करके यहां पर उत्तर बताना हो, तो यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, छात्र की विषयगत जो कमजोरी होगी वही आपका इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर होगा उसका नाम है छात्र की विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों नैदानिक परीक्षण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोगों का जो अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? शर्त दे दिया इन्होंने, शर्त दे दिया है कि कक्षा के शिक्षण में सबसे आवश्यक जो शिक्षण सामग्री होगी वो हमारी कौन सी हो सकती है? तो जी दूसरे का सी, जी एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। श्याम पट होता है। क्या नाम है उसका? श्याम पट इज द राइट आंसर। क्योंकि कक्षा के शिक्षण की बात कर रहे हैं, और कक्षा के शिक्षण में दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण, अच्छा श्याम पट या श्वेत पट दोनों ही बोला जाता है, क्योंकि अब भाई श्वेत पट भी आ गया और श्याम पट, तो यहां पर अगर श्याम पट है तो श्याम पट सही होगा, अगर श्याम पट न दे करके श्वेत पट दे दिया जाए तो वो भी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? कह रहे हैं कि लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है। लेखन शिक्षण में पहली चीज तो ये जान लो दोस्तों कि लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का मतलब होता है कि लिखी हुई चीज को ज्यों का त्यों नकल करके या उतार करके लिखना ही प्रतिलेख होता है। क्या होता है? प्रतिलेख होता है। कह रहे हैं कि लेखन शिक्षण में
जो प्रतिलेख का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को आप देख लो और लिखी हुई चीज को एकदम वैसे ही उतार करके लिख दो। तो यहां पर जो चारों विकल्प हैं, आप लोग स्वयं समझदार हैं, मेरे बिना कहने से पहले आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। और ये इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी लोग आप सही बता रहे, कोई भी गलत नहीं बताया। जी शिखा यादव जी, इसका जी ऋषभ जी, अशोक जी, सभी लोग आप सही आंसर दे रहे हैं। हमको खुशी हो रही है क्योंकि जब आप लोग बताना सीख गए हैं, आप लोगों का एक भी प्रश्न गलत नहीं हो रहा है, तो हमें मन में अब क्या कहें, क्या खुशी है। ए इज द राइट आंसर। जी, इसका जो राइट आंसर होगा ये ए होगा, क्योंकि यहां पे ये कह रहा है कि पुस्तक से कुछ अंश को देख करके लिखना, और जब पुस्तक को देख करके आप लिखेंगे तो दोस्तों ज्यों का त्यों ही उतारेंगे। एकदम राइट सी बात है ये, इसमें कोई डगमगाने की भी बात नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शेयर करते रहिए। और एक चीज आप लोग देखिएगा, शेयर करते रहिएगा, यहां से मजाक क्यों नहीं आएगा। जब आप लोग जुड़ेंगे, हम लोग रहेंगे, तो सब लोग मिल करके अच्छे से एक नया कीर्तिमान आज बनाएंगे। देखिए, छंदोबद्धता होती है। छंद की उपयोगिता कहां होती है दोस्तों, गद्य के पाठों में, नाटक के पाठों में, या गद्य पद्य के पाठों में, और या कहानी के पाठों में। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, छंद की आवश्यकता कहां पे होती है, गद्य में होती है कि पद्य में होती है कि नाटक में होती है कि कहानी में होती है। और आप लोग बता सकते हैं। जी, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हमें बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, और क्योंकि ये आपकी मेहनत का नतीजा है, ये मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है दोस्तों। आप लोग जो सी राइट आंसर बोल रहे हैं, 4 का सी, ये हम लोग धन्य हो जा रहे हैं ऐसा देख करके, बड़ी खुशी मिल रही है। जी, इसका जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। छंदोबद्धता पाई जाती है पद्य के पाठों में। चलते हैं दोस्तों, प्रतिदिन 6 से 12 क्लास चलेगी, और प्रतिदिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। 6 से 12 आप सोच लीजिए, रात में जगना है, सुबह जाके पढ़ाना है आपके लिए। एकदम सुपर टेट भी क्लास हम लोग चालू कर दिए हैं। तो देखते हैं कि टेट में प्रश्न बनेगा कहां से और कैसे आप लोगों को वो तोड़ देना है। तो यही सब तोड़ है दोस्तों। अभी यहां रोज चलेगा, एक दिन भी नहीं चले। चलिए अगले प्रश्न की, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। एक बार समझिएगा प्रश्न कहना क्या चाहता है। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है। ये कारण नहीं है पूछ रहे हैं, अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। आई बात समझ में, किसका कारण नहीं है, अशुद्ध वाचन का। यहां पर पहला कि वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान ना होना। करें कि ये अशुद्ध वाचन का क्या कारण नहीं हो सकता। देखिए, कारण नहीं है भैया, ये तो ऐसा सही है। करें कि लाघव प्रयत्न। अब ये आप लोगों को एक चीज ये समझना होगा कि लाघव प्रयत्न होता क्या है। आई बात समझ में। कह रहे हैं कि वर्णों की जो ध्वनियों का ज्ञान ना होने पर तथा उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी होने पर हम अशुद्ध उच्चारण के दो, अच्छा जैसे एक चीज ये समझिएगा दोस्तों, अगर हम लोगों को वर्णों के ध्वनियों का ज्ञान न होगा तो हम लोग समझ करके, लोगों के साथ में रह करके उसका सही तरीके से उच्चारण करके उस दोष से तो मुक्त हो जाएंगे, यह निश्चित है दोस्तों। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जो प्रयत्न लाघव क्या होता है। ये दोस्तों भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषागत जो दोष होते हैं, प्रयत्न लाघव। प्रयत्न माने चेष्टा करना या बोलना। जी, बफरिंग हो रहा है। चलिए मैं बता रहा हूं, यहां पर कह रहे हैं कि इस प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंशियल है, और आप लोग अभी तक जितने लोगों ने शायद सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, आप लोग स्वयं उत्तर देंगे। ये मेरा एकदम नो बफरिंग इज द राइट। ओके, एक बार प्रश्न समझ लो फिर आप उत्तर बताएं। देखिए, कोई लोग सही बता रहे हैं, कोई लोग गड़बड़ा जा रहे हैं, तो उस गड़बड़ चीज को हम लोगों को यहां पर दोस्तों दूर करना है। देखिए, राइट आंसर आ गया है, आप में से लोगों ने बता दिया है, लेकिन समझना है
यहां देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाचन का ये कारण नहीं पूछ रहे हैं, तो देखिएगा ये तो कारण है ये भैया, वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान ना होना। जब आपको वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान नहीं होगा तो आप लोग उस पर मेहनत करके अभ्यास से उस चीज को दूर कर ले जाएंगे। ये तो विकल्प नहीं होगा। प्रयत्न लाघव, ये आपकी भाषागत जो दोष होते हैं, वो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो भाषागत दोष हो वो प्रयत्न लाघव होता है। उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, देखो दोस्तों, उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी जो होगी ना उसको भी दूर किया जाए। लेकिन सस्वर वाचन एक ऐसा चीज होता है दोस्तों, यहां पर भाई ये वैदिक परंपरा से चली आ रही है दोस्तों। कहां से चली आ रही है? वैदिक परंपरा से सस्वर वाचन होता चला। इसमें लय, ताल, यत, गति, द्रुत सभी लोग, आरोह अवरोह सभी चीजों को सम्मिलित करके सस्वर वाचन, हम लोग जब बीटीसी या बीएड करते हैं तो सस्वर वाचन का बड़ा महत्व होता है दोस्तों। हम लोग पाठ्य प्रस्तावना, जो प्रस्तावना बनाते हैं, जो प्रकरण तैयार करते हैं, तो वहां पर बच्चों के साथ हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सस्वर वाचन। ये शुद्ध वाचन का कारण नहीं है सस्वर वाचन। तो इस समय इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। कौन होगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए, और आप लोग शेयर करते रहिए। आप लोगों से देखिएगा विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी शेयर करते रहिए। जो साथी छूट गए हैं वो लोग भी तो आ जाएं। आई बात समझ में? क्योंकि साथी कोई भूला याद आया, आप लोगों ने सुना हुई आंख नम ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला, देखिए गाना याद नहीं है लेकिन हम कोशिश कर देते हैं आप लोगों के समक्ष। चलिए फिर होते रहेंगे इसी में। चलिए, अब ये तो सबको पता है, बता दो जल्दी से, कवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बताएं जल्दी से। ये तो गलत होना ही नहीं है किसी का जी। कोई भूला याद आया, कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी आएगा। देखिए ए इज द राइट आंसर, कतई नहीं होगा पीयूष कुमार जी। इसका आप लोग सूत्र सुने होंगे ना, अकु विसर्जनिया नाम कंठ, तो वहां पर जितने भी लोग हैं अकुहु विसर्जनिया नाम कंठ, तो यहां कंठ में कौन बोला जाता है? क वर्ग पूरा बोला जाता है दोस्तों। और उसके बाद आ, फिर विसर्ग, ये सब आपके कहां से बोले जाते हैं? तो क वर्ग का जो उच्चारण था, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या कहना चाहता है हम लोगों को? और दोस्तों आप लोग एकदम शेयर कर, देखिएगा थोड़ा सा कठिन है ये, थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि ये टेट है भैया, कब कहां से क्या पूछ ले, अब कहा नहीं जा सकता। यहां पर देखते हैं कौन सही बता ले जाता है कि इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। और इसमें हर एक चीज है, कोई चीज मैंने छोड़ा नहीं हूं। अगर वो कहीं से भी क्वेश्चन बनाने की चेष्टा करें तो दोस्तों कोई चीज छूटने ना पाए, क्योंकि दो बूंद जिंदगी का तो ले ही रहे हैं, लेकिन इधर का दो घूंट भी लेना आवश्यक है। और दोस्तों आप लोग शेयर करते रहें, हम लोग यहां से अपना काम करते रहेंगे। तो कौन सही है? रघुवंशम। अरे भाई कितने अच्छे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये जो कहा गया इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण जो प्राप्त होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इक्ष्वाकु जो है कि सूर्यवंशी राजाओं में पहले राजा थे। जो सूर्यवंशी राजा थे उसमें इक्ष्वाकु जो थे वो नंबर 1 पहले राजा थे, और इस वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है दोस्तों। और महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस वंश की पूरी वंशावली को बता दिया है, उन्होंने इसमें पूरे को वर्णित कर दिया है। और इसके अंतर्गत दोस्तों राजा दिलीप से लेकर के भगवान राम भी आते हैं यहां पर। तो आप लोग देरी न करें, इस इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का जो निरूपण होता है वो हम लोगों को किस महाकाव्य में मिलता है? तो उसका नाम है दोस्तों रघुवंशम। क्या नाम है उसका? रघुवंशम। और एक चीज दोस्तों मैं आप लोगों को एक जो है कि फार्मूला बता देता हूं, पूरी कालिदास की रचना का फार्मूला मैं बता देता हूं, और आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को पक्का वो चीज आएगा। और आप लोग शेयर भी करते रहे। ऐसा मैट्रिक बनाया हूं कि अगर उसको आप लोग समझ लेंगे तो पूरी कालिदास की रचना एक ही चीज में आ जाएगा। देखिए पीला पीला,
देखिए मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग भी देखें और सबको बताइएगा। देखिए पूरी कालिदास की रचना ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे। यहां पर हमने लिखा है रीमेकर एमबीए। पूरी कालिदास की रचना यहीं पर है। उन्होंने जितनी भी रचना लिखी है सभी, देखिए हम लोग मिलाते चलते हैं और आपको बताते भी चलते। देखिएगा, री का मतलब होता है दोस्तों ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, आई बात समझ में, ऋतु संहारम। मे का मतलब हो जाएगा दोस्तों मेघदूतम, मेघदूतम। क का मतलब हो जाएगा कुमार संभवम, क्या हो जाएगा, कुमार संभवम। र का हो जाएगा रघुवंशम, क्या हो जाएगा, रघुवंशम। देखते चलिए, क्योंकि यहां पर री का मतलब ऋतु संहारम, मे का मतलब मेघदूतम, क का मतलब कुमार संभवम, र का मतलब रघुवंशम, यम का मतलब होता है मालविका अग्निमित्रम। क्या मतलब होता है इसका, मालविका अग्निमित्रम। यहां पर बी का मतलब होता है विक्रमो वर्षीयम, क्या होता है, विक्रमो वर्षीयम। और लास्ट वाला बचा है, ये तो सबको पता होगा, लास्ट वाला क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो पूरी कालिदास की रचना आप लोगों को एक ही चीज में मिल गया है, और आप लोग अगर दिमाग में रखे रहेंगे इस चीज को तो कभी भी जिंदगी में भूलेगा नहीं दोस्तों, ये एकदम राइट है। ओके, यहां पर रीमेकर एमबीए, री का मतलब ऋतु संहारम, मे का मतलब मेघदूतम, क का मतलब कुमार संभवम, र का मतलब रघुवंशम, और एम का मतलब मालविका अग्निमित्रम, और बी का मतलब विक्रमो वर्षीयम, और उसके बाद ए का मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम लोग, लाइए सर ये, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और हमें लगता है कि ये चीज तुरंत आप लोग बता सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं, इसमें कोई भी छूटा नहीं भाई, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं जानता होगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है अलंकार से, नाट्य शास्त्र से, काव्य शास्त्र से या व्याकरण से, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो व्याकरण से है। और इसका जो विकल्प नंबर है वो विकल्प नंबर ए व्याकरण से है। और व्याकरण में उन्होंने अष्टाध्यायी रचना किसकी है, तो महर्षि पाणिनि जी की है। और महर्षि पाणिनि को क्या कहा जाता है, तो सूत्रकार भी इन्हें कहा जाता है। और पूरे व्याकरण की रचना इन्हें किसके सहारे से लिखी है, तो वो एक ही चीज है जिसका बहुत उपनाम होता है, जिसको क्या क्या बोलते हैं भैया। देखिए ये आपका मेहनत है दोस्तों, ये आपका मेहनत है भैया, मेरा मेहनत नहीं है। यहां पर एक भी बच्चा छूटना ना चाहिए इस अभियान में। जी दोस्तों देखिएगा, 2 घूंट जिंदगी की बच्चों को देते हैं, लेकिन बुढ़ौती में लाठी लेके चलना ही पड़ेगा दोस्तों, वो तो कहावत ही है ना। लेकिन यहां पर समझते हैं ना, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसके सहारे से, जो अष्टाध्यायी अच्छा एक चीज और जी, माहेश्वर सूत्र के सहारे से लिखा गया है ये। और दोस्तों पूरे संस्कृत व्याकरण का जो सबसे प्रथम पुस्तक है वो अष्टाध्यायी है, और माहेश्वर सूत्र के सहारे से लिखी गई है। और इसमें सूत्र हैं, और लगभग कितने सूत्र हैं, 4000 सूत्र हैं। आई बात समझ में दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए हम लोग आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पर लिखा गया है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है। बताएं फटाक से, 12 खंडों में, 16 खंडों में, 14 खंडों में, 18 खंडों में दोस्तों, कितने खंडों में, जी एकदम राइट आंसर, राइट आंसर 14 खंडों में विभाजित। पहले खंड का नाम आ ई उड़ा रील री के ओंग आओ छया वरट लड़ा इया मंगड़नम जबई गड़धस जब गड़धस खप छट था। देखिए खप छट था चटता हो, ये पूरा कपाय शशार हल। तो इस महर्षि पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला को विभाजित किया है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इज बी इज द राइट आंसर। कितने भागों में,
14 खंडों में उन्होंने विभाजित किया है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान, दोस्तों जल्दी बताएं आप लोग, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? बी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। जी आप लोगों ने, दंत होगा, निशांत यादव जी, सी इज द राइट आंसर। जी जी जी, इसका सूत्र होता है कि ऋतु लशानाम दंतः। क्या होता है? ऋतु लशानाम दंतः। पूरे त वर्ग की बात कर रहे हैं, तो पूरे त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, वो राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगले पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है कि गम धातु को लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप हो जाता है? किसका पूछ रहे हैं? गम धातु का, वो भी लोट लकार में। ये सबसे टेढ़ा चीज है। अब यहां पर हम लोगों को सी इज द राइट आंसर, गमिष्यति नहीं दोस्तों, यहां पर लकार समझ लीजिएगा आप लोग। ये का लोट लकार पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? जी जी जी, रूप चलता है, देखिएगा लकार कितने, लकारों की संख्या 10 होती है। मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। अच्छा ये 5 कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 का नाम है लट लकार, अंग्रेजी में प्रेजेंट बोला जाता है और हिंदी में वर्तमान काल। और दूसरे का नाम है लंग लकार, लंग लकार को भूतकाल बोला जाता है। और तीसरा है लिट लकार, और लिट लकार को बोला जाता है भविष्यत काल। और आपका लोट लकार है, यहां पर कौन सा लकार पूछ रहे हैं? लोट लकार। तो लोट लकार का आज्ञा के अर्थ में प्रयोग होता है, रूप चलता है कि गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो उपयुक्त और सही आंसर है, जो सही उत्तर है, उसका नाम है गच्छतु। रूप कैसे चलता है दोस्तों कि गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छम, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। तो आगे बढ़ते हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप लोग यहां पर हमें बताएंगे कि पित्रा, पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्तियों वचन का रूप है? मैं एक बार रूप पढ़ देता हूं। पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्तियों वचन का रूप है? रूप चलता है पिता शब्द का, ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द हैं ये। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृन, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पित्रो पितॄणाम, पितरि पित्रो पितृषु, हे पितः हे पितरो हे पितरः। जो पित्रा है ये आपका तृतीया विभक्ति एक वचन है। क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना होता है ना, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः। तो सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? आप लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं? अष्टाविंशति, विंशति माने 20 और अष्टा माने 8। तो यहां पर कौन सा राइट? सी इज द राइट। 38 कैसे होगा? 63 होता है दोस्तों। 28 इज द राइट आंसर। जी अभिषेक जी, अभिषेक जायसवाल आपने सही बताया है। और क्योंकि देखिएगा 18 का मतलब होता है अष्टादश, 28 का मतलब होता है अष्टाविंशति, 38 का होता है अष्टात्रिंशति, और आपका एक बचा है 48, और इसे बोला जाता है अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत्। अष्टादश बोलते हैं, इसको अष्टाविंशति ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं अष्टात्रिंशत्, और इसको बोलते हैं 48 को अष्टाचत्वारिंशत् या अष्टचत्वारिंशत्। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, अष्टाविंशति शब्द का जो अर्थ होगा उसका नाम है 28। जैसे ये आपका ये सही है, ये 28 है। क्लियर हो गए आप लोग? तो यहां पर इससे अष्टादश हो जाएगा 18 का, 38 का इसका हो जाएगा, 38 का अष्टात्रिंशत् हो जाएगा, और 48 का हो जाएगा अष्टाचत्वारिंशत् या अष्टचत्वारिंशत् होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न, चलिए, पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है, बताएं आप लोग फटाक से, जल्दी बताएं, क्योंकि मुझे जानना है। सी इज द राइट आंसर, यस, सी इज द राइट आंसर। यस दोस्तों, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये उत्तर देख करके, आप लोगों का तैयारी इतने लेवल पे है। तो ये देखिएगा, अब आज पहला दिन है, थोड़ा सा सरल है, थोड़े थोड़े बढ़ाऊंगा इस स्पिरिट को ना, थोड़ा थोड़ा हम लोग अच्छे से जानने की जब समझ पैदा हो जाएगी तो धीरे धीरे। जी सुरजीत यादव जी, देखिएगा पावक है, यहां से आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। एक बार मैं एक पकड़ आप लोगों को बता देता हूं, ये अयादि संधि है, बहुत सारे लोगों को आता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा। तो पौधन अक होगा, डी इज द राइट आंसर, पौधन अक नहीं होगा दोस्तों। यहां पर हम लोगों को यह समझना है कि एक बार देख लो, आप लोगों को अगर अयादि संधि अच्छे से आती है तो एस कमेंट में करिए, नहीं आती है तो बता सकता हूं, जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। डी इज द राइट आंसर नहीं होगा भैया, वहां पर पावकः लिखा है, व के आगे प में किसकी मात्रा है? ये देखिए मैं बताता हूं थोड़ा सा, जैसे आपसे यही पूछा गया है ना, यही है पावकः। अब आपको यह समझना है दोस्तों, यहां पर वह है, वह को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया? यहां पर वह को। अब ध्यान पूर्वक कमेंट, नो कमेंट चाहिए मुझे, अभी नहीं कमेंट चाहिए। हाँ आओ का आओ हो जाता, लेकिन होता कब है? ध्यान पूर्वक देखो, इस वह, ये वह एक आधार वर्ण है और इसी वह के पहले प है और प में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो दोस्तों एक चीज समझिएगा, जब आपको कहीं पर अय दिखाई दे जाए या आय दिखाई दे जाए या आपको अव दिखाई दे जाए या आपको दोस्तों आव दिखाई दे जाए, तो एक काम समझिएगा, अगर अय मिल जाएगा तो ए की मात्रा, आय मिल जाएगा तो ए की मात्रा, अगर आपको अव मिल जाएगा तो ओ की मात्रा, और आपको आव मिल जाएगा तो औ की मात्रा। अंतर देखिएगा क्या क्या है, अव मिलेगा तो ओ की मात्रा, लेकिन ओ की मात्रा लगाओगे कहां दोस्तों? अगर आपको किसी भी संधि पूछा जाए, अगर उसमें आव मिल जाए तो औ की मात्रा लगेगी, लगाओगे कहां? इधर देखिए, अगर आपको अय मिल जाए तो ए की मात्रा लगाओगे कहां? और आपको आय मिल जाएगा तो आय की मात्रा लगाओगे कहां? ध्यान पूर्वक समझेंगे तुरंत आ जाएगा। यहां देखिएगा, आव मिला है हम लोगों को, क्या मिला है? आव मिला है। यहां हम लोगों को भी आव दिख रहा है और आव कह रहा है कि भैया सुन लो, औ की मात्रा लगानी है, लेकिन लगाएंगे कहां दोस्तों? जिस वर्ण में आ की मात्रा मिलेगी उसी पर औ की मात्रा लगेगी। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं, प में किसकी मात्रा मिली है? आ की मात्रा, तो यही प में किसकी मात्रा हो जाएगी? औ की मात्रा हो जाएगी। और दूसरी बात, इसी आधार वाले वर्ण व से पूछो, हे वह आपके पास है क्या इस समय? तो वह बोलेगा कि हमारे पास अ है। देखिए बोलिए ना, पावकः, तो वह में क्या है? अ है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे पौधन अकः। आप लोगों को एक दिन मैं लाइव पूरी संधि पढ़ा दूंगा और आप लोग शेयर कर, और मेरा, हाँ जी जी, प्रथम पद में ही जी, प्रथम वर्ण में बोलो दोस्तों, प्रथम पद की। देखिएगा दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। क्या आप लोग बता सकते हैं कि संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? शेयर कर दीजिए और शेयर करते रहिए दोस्तों। संधि किसे कहते हैं आप लोग बताएं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या उसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं? डेली क्लास में। और डेली क्लास रहेगी, ऐसा कोई बात नहीं है कि क्लास बंद हो जाएगी या नहीं चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आई बात समझ में? क्योंकि दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ टेट तेरे लिए दोस्तों। आई बात समझ में? टेट के लिए देंगे। दो शब्दों के योग गलत बात है, संधि पदों में होती है, नहीं मेल। अच्छा चलिए, आप लोग तो लिख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं बताता हूं कि दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार माने विकृति, जब तक विकार उत्पन्न नहीं होगा, दो लोगों के मिलने से तीसरा कोई आएगा नहीं ना, तब तक संधि होगा नहीं। और एक चीज, अगर यदि दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न, उसे संधि कहते हैं। तो दोस्तों दो वर्ण होते कौन हैं?
कौन दो वर्ण होते हैं जो जोड़ करने पर संधि बना देते हैं भैया, तो आपको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि संधि में कितने पद? दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो दोस्तों पूर्व पद का कौन सा वर्ण लेते हैं और उत्तर पद का कौन सा वर्ण लेते हैं जो दोनों को मेल करके विकार उत्पन्न कर देते हैं? तो आप लोग जानते हैं, हाँ हमें पता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग दूर हो, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं और उन लोगों को ये सब चीज बता दिया गया है। तो थोड़ा सा सर से बिना मेरा निवेदन है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं ध्यानपूर्वक। थोड़ा सा काटिए इसको, देखिए अब मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्लास भी चलती है सुबह से, हर एक चीज देखिए, पेड क्लास भी चलती है, हर एक चीज उपलब्ध है भैया। कहां पीछे हो आप? दुनिया में आए हो तो टेट की तैयारी कर लो दोस्तों। तो थोड़ा सा जी लो, थोड़ा मर लो, हमने कहा मना किया है? देख लो, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा देखिएगा संधि में कितने पद होते हैं? पूर्व पद प्लस क्या होता है भैया? उत्तर पद। ये बहुत बड़ी चीज है। ये क्या होता है? बहुत बड़ी चीज है ये। यहीं से पूरी संधि बनती है। अगर इसको नहीं जाना ना तो संधि नहीं। देख लो, जैसे हमने लिख दिया हिम धन आलय, ये बराबर मिला होगा, बराबर मिला होगा, हमेशा मिलता है। गलती कहां है? देखो यहां से लिखते हैं म और इधर से ले लेते हैं आ, तो म के नीचे हलंत लगाते हैं। म में से प्रकट कौन होता है? अ, और इधर कौन है? बड़का भैया। तो बड़का भैया प्लस छोटका भैया मिलके कौन सा भैया बन जाता है? बड़का भैया। तो म में जब हम लोग ऐसे करते हैं तो ये बराबर बना लेता है मां। अब देखिएगा, ये हिम आपका पूरा पूर्व पद है और ये आलय आपका उत्तर पद है। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक समझिएगा, इस पूर्व पद का आपने अंतिम वर्ण लिया है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ले लिया है। इन्हीं दोनों वर्णों को दोस्तों जोड़ने के बाद संधि पैदा होती है। अगर ये देख लीजिए, अगर यहां से हम ही ले लें और इधर से यह ले लें तो कभी जोड़ नहीं कर पाओगे, कभी भी जुड़ेगा ही नहीं दोस्तों। तो आप लोग समझिएगा कि सन्निकट भी हो, पास पास हो, पास पास होने के साथ साथ वो विकृति परिवर्तन भी करना जानते हो। और जुड़ने के बाद जब तक तीसरा चीज देंगे नहीं ना तो संधि होगी नहीं। तो प्रश्न पूछेगा कि यदि दो वर्णों के मेल को परस्पर मेल होने पर विकार उत्पन्न होता है, संधि कहलाती है। तो दोनों वर्ण होते हैं दोस्तों कौन? तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों वर्णों को जोड़ने पर ही संधि बनती है। इज द राइट क्लियर? और आप लोग देखिए, शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। ये आपकी महानता है और मेरी महानता जो है वो तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों। तो जब दोनों लोग मिल करके कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए दोस्तों, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, तो आगे बढ़ो ए दोस्तों। सर बनाइए इसको। तो दोस्तों देखिए, अब स्क्रीन पर आ गया है कि जिससे लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में नंबर 1 कौन होगा? हम और आप होंगे। इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, बशर्ते बौद्धिक क्षमता में वो चीज होना चाहिए। भर लो दोस्तों, आई बात समझ में भैया? तो चलते हैं ना आगे, देरी किस बात की है? देखिए आगे क्या है, ये पूछ रहे हैं आप लोगों से या हमसे पूछ रहे हैं कि बता दो अगर जगदीशः में किस सूत्र से संधि हुई? जगत धनीशः, जगत धन ईशः। ये पूछना चाहते हैं कि भैया ऐसी कौन सी संधि है जिससे ये ऐसे बन गए हैं? तो बता दो दोस्तों मेरे। जी जी, इधर बहुत अच्छी बात है, मतलब बिना बताए दिल जीत लिया यार, क्या बताएं आप लोगों को। यहां पर झलाम जसवंते ये कहता है कि यदि ध्यान पूर्वक, झलाम जसवंते आप लोग एकदम सही बता रहे, राइट है, राइट आंसर है इसका जी। अरे इतना न लिख दो कि हम डर जाएं कि डी डी डी। जी विवेक यादव जी, राइट आंसर है आपका भी भैया। दिलीप कुमार आपका भी है। अब देखिएगा 6 से 12, और आप लोग तो देखिए 6 से 12 जीने नहीं दूंगा जब तक टेट नहीं होगा। और टेट में जब आपके मुख से सुन लूंगा सर की 128 130, तो दोस्तों फिर भी नहीं बैठने दूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि वादा किया है तो वादा निभाना पड़ेगा। ये मत कहना कि वादा मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी, वो तो टूट जाता है दोस्तों। वो वादा नहीं करना है सामने सामने,
क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, झलाम जसवंते ये कहता है कि यदि झल के बाद पूर्व पद में क्या मिले, झल मिले, उसके बाद अच या हल मिले, तो दोनों लोग को जब जोड़ने पर पैदा कौन होगा, जस पैदा होगा। और जस में, जस प्रत्याहार में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आता है तो झल के बाद अच हो या हल हो मिलकर के जस बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहना चाहता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि काम करो, बता दो दम हो तो। ये पूछ रहे हैं कि अगर आप में दम है या हमारे में दम है, तो दोस्तों हल कर देते हैं। पूछ रहे हैं कि राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप होगा, तो हम रूप पढ़ते हैं कि राम है रामो रामा है रामम रामे। देखिए मैं पूरा एक वचन, दो वचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, फिर द्वितीय विभक्ति, एक वचन, दो वचन, ऐसे मैं पढ़ूंगा। क्योंकि देखिएगा सीधा भी पढ़ सकता हूं, ऐसे भी ऐसे पढ़ूंगा तो राग आएगी थोड़ी सी, और राग में कहेंगे तो आपको मजा मिलेगा ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि राम है राम व रामा है रामम राम व रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेषु। हे राम, हे रामो। तो दोस्तों आप लोग तो तब तक उत्तर बहुत अच्छा बता दीजिए जी। आपको भी आई लव यू भैया, कोई बात नहीं, आप हमसे प्यार करो, हम आपसे, लेकिन दोनों लोगों की बौद्धिक क्षमता उच्च हो। तब देखिएगा राम शब्द के तृतीय विभक्ति, तो इसमें से कौन राइट आंसर होगा, तो दोस्तों वो है, ये पकड़ लिया आप लोगों ने, मतलब पढ़ते पढ़ते पहुंच गए। तो धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या पूछ रहा है बताओ जल्दी से। पठामह पठ धातु का रूप होता है। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। पूछ रहे पठामह बता दो, तो बता दो मेरे दोस्तों। जी 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 भैया एकदम बताओ जल्दी से कि लट लकार उत्तम पुरुष भाई देखिए कहते कहते देखिए दिल में दर्द ना दो, दिल में मेरे है दर्द, इसको ऐसा ना करिएगा, शेयर करो, शेयर करो दोस्तों। नहीं करेंगे तो ये समझ लो महाकाल की कसम है दोस्तों, निकल के आ जाऊंगा हम आप लोगों के पास। क्योंकि जब इतना दम रखा हूं कि आप लोगों को वो चीज दूंगा, तो मैं भी भाई पीछे नहीं हूं। पठामा बता दो है कौन ये जी, स्वाति त्रिवेदी जी, ए इज द राइट आंसर। और आप लोग भाई हर एक चीज, तो इसका जो राइट आंसर होगा लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। क्यों? क्योंकि रूप चलता है ना, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। तो ये पठामह भाई साहब लट लकार के उत्तम पुरुष कहां मिलते हैं? बहुवचन में मिलते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देरी क्यों करें। अब यहां पर देखिए दोस्तों, मैं सीटेट के लास्ट दिन मैं कुछ प्रत्ययों को बताया था, कुछ प्रत्ययों को पढ़ाया था दोस्तों। उसमें से देखिएगा कत और कतवतु निष्ठा संज्ञक होते हैं, ये भी बात किया था। तल्यप पढ़ाया था, कतवा भी पढ़ाया था, और थोड़ा सा तबियत और अनियर के बारे में भी बताया था आप लोगों को। तो दोस्तों आ तो गया, तो थोड़ा भाव एक दिन बन जाता है कि बच्चों को इतना दिन पढ़ाया, थोड़ा सा दे दो ना कुछ अच्छी चीज, तो वो भाव अपने आप आते हैं, और वो भगवान की देन है, वो सब चीज आकर के मिल जाता है, तो बड़ी खुशी मिलती है। जी जी जी, दात्वा नहीं होगा, दत्वा होगा। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि ददाति ददतः ददंती रूप चलता है दोस्तों। दा धातु ददाति ददतः ददंती रूप चलता है, और जैसे ही दा धातु में कतवा प्रत्यय जुड़ेगा, क्योंकि एक चीज समझिएगा, ये जो कतवा प्रत्यय होता है ना दोस्तों, ये कतवा प्रत्यय आपका ना कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कृत प्रत्यय। अब ये कृत होता क्या है? कृत उसे कहा जाता है कि जो हमेशा पूरी जिंदगी भर व्याकरण में धातुओं के साथ जुड़े और किसी के साथ इसका संयोजन ना हो, वही कृत प्रत्यय होता है दोस्तों। कृत किसके साथ जुड़ता है? चाहे धातु के साथ जुड़े और चाहे क्रिया के साथ जुड़े, इसके सिवा किसी से मेल ही नहीं होगा। अगर मेल होगा तो वो गलत होगा। आई बात समझ में दोस्तों? तो यहां पर दात्वा नहीं होगा, दत्वा होगा, क्योंकि रूप चलता है ना, ददाति दत्तः ददंती। तो वो उसके लिहाज से जब दा धातु में आप लोग कतवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो यही दत्तवा बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का, सी इज द राइट आंसर। दा धातु में कतवा प्रत्यय का योग होने पर क्या बनेगा?
दत्वा बनेगा, तो सी इज द राइट आंसर। अगले की तरफ पढ़ते हैं। और एक चीज, अगर आप लोगों को प्रत्यय पढ़ना है तो ऐसा प्रत्यय पढ़ाऊंगा दोस्तों, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। शर्त आप देखिए, एक चीज करना पड़ेगा कि आपको क्लास अच्छे से लेना पड़ेगा और उस क्लास में आपको अच्छा होना ही पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, कह रहा है कि बता दो हिम्मत है तो शह पादेन खंजह अस्ति। वाक्य में पादेन पद में विभक्ति कौन सी है, तृतीय विभक्ति का कौन सा विधायक सूत्र है। देखिए, मैं बहुत बार जो लोग हमसे संस्कृत पढ़े हैं, जो लोग लगातार रोज क्लास किए हैं, मैंने बताया था कि चाहे विधायक करके पूछे, चाहे विधायी करके पूछे, चाहे मुख्य करके पूछे, तो दोस्तों आप घबराइएगा मत, वो उसी चीज का लास्ट मुख्य चीज को पूछ रहे हैं। तो यहां पर और एक चीज, सहपादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। तो ये रुच्यार्था नाम प्रियमाणा, ये क्या है, ये चतुर्थी विभक्त का है। कह रहे हैं कि रुच धातु के अर्थ में जिसको सबसे ज्यादा अच्छा लगे उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देना होगा। ये पहला सूत्र कह रहा है, ये पहला विकल्प कि रुच्यार्था नाम प्रियमाणा, रुच धातु के अर्थ में जिसको, प्रियमाणा माने जिसको सबसे ज्यादा अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति। ये तो तृतीय विभक्ति नहीं है। नीचे कह रहे हैं कि अधिशिंग स्था साम कर्म, ये कह रहे हैं कि कर्म की बात तो भाई द्वितीय में होती है और किसी में होती नहीं है। तो कह रहे हैं अधि उपसर्ग यदि शींग स्था और आस धातुओं के पहले लगा हो तो क्रिया के आधार पर उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ये क्या है, अकथितम च। अकथितम च कहता है कि भैया मेरे बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं, क्योंकि मैं संस्कृत पूरे व्याकरण में ऐसी 16 धातुएं होती हैं जिनका प्रयोग मैं अपने अंदर लेके करता हूं और इन 16 धातुओं के साथ मेरा प्रयोग होता है। और मुझे किस सूत्र के नाम से जानते हैं, अकथितम च। क्लियर। अब आगे चलते हैं। एक बचा है जो राइट आंसर है, इसका नाम है येनांग विकार है। येनांग विकार का मतलब येन अंग विकार, हमारे शरीर के किसी भी अंग में, हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई भी विकृति या विकार या कोई भी चीज पैदा हो जाती है तो हमारे शरीर के जिस अंग में, हमारे शरीर के जिस अंग में वो विकार है उसी में तृतीय विभक्ति लगा दो। तो यहां पर पूछ रहे हैं कि लगी किस में है, तो इस पाद में लगी है। खंज माने लंगड़ा होता है और यहां पर पाद माने पैर, तो कहां से हम लोग लंगड़े हैं, तो पैर से हैं। इसीलिए इसका जो विधायक सूत्र तृतीय विभक्ति का है उसका नाम है येनांग विकारः। और उसके बाद इसी पाद में जिससे हम लोग लंगड़े हैं, जैसे कि बालकः अक्षरा काढ़ अस्ति, अक्षरा काढ़ अस्ति, तो बालक जो है कहां से, आंख से काना है। सह पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, तो वह पीठ से कुबड़ है, तो पीठ में लगाइए ना। और एक चीज कह दें कि आदित्य योगी नाथ है सिरसा खल्लवाटो अस्ति, तो आदित्य योगी नाथ सिर से गंजे है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। धन्यवाद भैया, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। चलते हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इज द येनांग विकार है। ये आपका हो जाएगा। यहां पर ये चतुर्थी विभक्त का है, ये आपका द्वितीय का है, ये भी आपका द्वितीय का है और ये नांग विकार है आपका तृतीय विभक्ति का है भैया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोगों को देखिए क्या कहता है। अब यहां पर हम लोगों को समझना है, करें कि संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं। अब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं दोस्तों। संस्कृत के प्रत्येक लकार के पुरुष होते हैं। तो अमित यादव जी तीन, क्या बात है, मतलब दिल तो यार फिदा हो गए आप लोगों के ऊपर, क्या बात है। और पेड क्लास एकदम चालू है दोस्तों, कल से स्टार्ट है और उसमें 1000, मात्र 1000 रुपए। देखिएगा, मेहनत हर एक चीज के लिए, क्योंकि देखिएगा मेहनत जब आप करेंगे पढ़ाई के लिए तो उसका फल आपको मिलेगा। मैं मेहनत कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है, आप लोग सब जानते हैं, जानकारी सब है, लेकिन कहना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कहने से व्यक्ति के अंदर मोटिव, वो भाव पैदा हो जाता। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका बन जाएगा 3, एकदम सही। नंबर 1 का क्या नाम है,
नंबर 1 का नाम प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, दूसरे का नाम है मध्यम पुरुष और तीसरे का नाम है उत्तम पुरुष। तो जो कहता है वो उत्तम होता है। जैसे मैं जाता हूं तो मैंने अपने लिए कहा मैं उत्तम पुरुष हो गया। हमने कह दिया तुम जाते हो, तो भाई जिसके तुम जाते हो, मैंने इशारा करके जिसके बारे में कहा। और जब दोस्तों मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों मिल करके किसी तीसरे की बात कर देना, वही अन्य पुरुष होता है। जैसे आप देख रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हम आपको जोड़ लें कि वह जा रहा है, मैंने आपसे कहा वह जा रहा है, तो मैं उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष, हम दोनों मिलकर के प्रथम पुरुष की बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि वक्ता या श्रोता दोनों मिलकर के जब किसी अन्य की बारे में बात करते हैं तो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, और जिससे बात कहता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जो कहता है वो उत्तम पुरुष होता है। जी संदीप कुमार यादव जी, भैया चलते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का। इधर देखें, इसके बाद दुर्गेश्वर पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे। संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आपको बताना होगा भैया, मैं नहीं बताऊंगा, यह आपको बताना है। आप नहीं बताएंगे तो फिर मजा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट का सी जी इज द राइट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सब बड़े सरल हैं, लेकिन कुछ लोगों को आता नहीं है क्योंकि उस समय प्रेशर होता है। बहुत अच्छी बात है भैया। यहां पर संस्कृत के भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है लट लकार। अच्छा, लट लकार किसके लिए होता है? तो वर्तमान काल के लिए होता है। अंग्रेजी में प्रेजेंट बोला जाता है, इसे अंग्रेजी में फ्यूचर बोला जाता है। इधर देखिएगा, ये लोट लकार आज्ञा के अर्थ में प्रयोग होता है, और ये लंग लकार आपका भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होता है। एक छूटा है, उसका नाम है विधिलिंग, और वो आपका चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लिट लकार होगा, क्योंकि संस्कृत में जो भविष्य काल के लिए प्रयोग होने वाला जो लकार होता है उसका नाम है लिट लकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये आपको बताना है, ये आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य दृश्य दोनों है। हम लोग जब से छोटे होते हैं, जब तक बड़े नहीं होते ना, ये जिंदगी में हम लोगों का एक समझिए कि आतंकवादी है। ये जो उत्तर है इसका, वो आतंकवादी है, समझ लो कि बहुत मार खाते हैं हम लोग छोटे रहते हैं। तो यहां पर कौन है वो जो सपनों में आया हम लोगों को, जो मार खिलाता था? क्या नाम है उसका? निम्नलिखित में से उपकरण श्रव्य और दृश्य दोनों पूछ रहा है, तो कौन है? सुनीता वर्मा जी, सी इज द राइट आंसर। टेलीविजन जी, सीसीटीवी कैमरा लगा करके देखें, और ना अगर समझ में आए तो चश्मा लगा करके देखो दोस्तों, लेकिन उत्तर को गलत मत करिएगा। गलत कर दिए तो समझ लो कि जी सारिका जी एकदम सी इज द राइट आंसर। आप लोग सभी लोग अच्छे से जान रहे हैं इस चीज को। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो उत्तर होगा, वो टेलीविजन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद दुर्गेश्वर आएंगे, उसके बाद मैं फिर आऊंगा, क्योंकि जीने नहीं दूंगा। आप लोग गाना सुने होंगे कि अगर देखना है तो जी भर के देखो, कभी फिर न कहना कि कम देखते हैं। तो ये मत कहना दोस्तों कि अगर देखना है तो जी भर के देखो, कभी फिर न कहना कि कम देखते हैं। ये दोस्तों ऐसा कभी बहाव मत लाना, और आप लोग देखते रहिए और हम दिखाते रहेंगे। आई बात समझ में? जी मिथिलेश राही भैया, आपको भी वही जो आपने बोला, सेम टू यू, आपको भी भैया। 12 बजे रात तक जीने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे मतलब दोस्तों आपके दिमाग में यही भरेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का? कह रहे हैं कि एक काम करो, नहीं भाई लड़कों का नाम क्यों नहीं क्या यार, तुम लोग भी यार हंसा देते हो हैं जी। अच्छा हम लड़कियों का ही नाम लेते। अरे बेईमानो, सुधर जाओ, सुधर जाओ अच्छा लड़कों के नाम ठीक है, महेश, दिनेश, सुरेश, गणेश, ये नाम ले लिया दोस्तों जी। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, मजा तो आया ना जी। मीनाक्षी पाल जी अभी बोलेंगे कि सर, अच्छा मिथिलेश राही भैया नाम लिया है जी जी जी। दीपक जी चलिए नाम ले लिया अब, हाँ अब जब नाम ले लिया तो या अल्लाह या रसूलुल्लाह या बिस्मिल्लाह। यहां देखिएगा आप लोग क्या कहा जा रहा है कि तेन में विभक्ति है। बता दो अब
अब बताओ, अब इसको बताओ ना, तेन में विभक्ति है, रूप चलता है सह तौ ते तम तौ तान, ऐसे चले सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। तो यहां पर पूछ रहे हैं कि सह तौ ते तम तौ तान तेन, तेन तृतीया विभक्ति एक वचन। तो यहां पर तेन में जो विभक्ति पूछ रहे हैं उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तो तृतीया विभक्ति हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोगों का उसको देखते हैं। यहां पर पूछ रहे हैं कि आगत्य में प्रत्यय है त्या, देखिएगा यह किसका शेष बस, जी 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 आप लोग तो मतलब पहले ही यहां पर यह किसका से वो देखिएगा। अब थोड़ा सा मैं बताते चलूं आप लोगों को, यहां पर जो प्रत्यय कत्वा है इसका त्वा शेष बचता है, इसका यह शेष बचता है। कत का दोस्तों तीन रूप में इसका बनता है, पहले में तह बचता है, दूसरे में ता बचता है और तीसरे में तम बचता है। और क्षत्रि का दोस्तों बचता है अन अंति अत। तो यहां पर हम लोग देखेंगे अन अंति अत उसका शेष बचता है। भैया राधे राधे जी मधु जी, सी इज द राइट आंसर। आगत्य में जो प्रत्यय होगा वो आपका हो जाएगा, आगत्य में लेप प्रत्यय है और जब आंग देखिएगा आंग धन गम धन लेप बराबर आगत्य हो जाएगा और आंग को बोला जाता है, आंग उपसर्ग को आ भी बोला जाता है और जब ये लेप प्रत्यय में जाकर के जुड़ेगा तो यही आपका बन जाएगा लेप। तो अगला इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। आगत्य में जो प्रत्यय होता है वो लेप प्रत्यय होता है, लेप प्रत्यय का यह शेष होता है और लेप प्रत्यय का प्रयोग जब किसी धातु के साथ होता है दोस्तों तो उस धातु के पहले उपसर्ग होना अति आवश्यक होता है। अगर उपसर्ग नहीं होता है तो लेप प्रत्यय उसके साथ अपना जोड़ नहीं करा लेता है। ठीक है भैया, तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि काम करिए, ये जो लिखा गया रूप है ना इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लो, ये क्या कहना चाहते हैं, आई बात समझ में। कह रहे हैं कि विभ्यति, देखिएगा विभ्यति शब्द में मूल धातु एवं लकार है। विभ्यति आप लोग सुने होंगे दोस्तों, एक मैं हिंट देता हूं आप लोगों को, एक हिंट देता हूं, अगर उस हिंट को समझ लिए तो तुरंत आप लोगों को आ जाएगा। बोलूं, भित्रा अर्थानाम भय हेतु, भित्रा अर्थानाम भय हेतु, पंचमी विभक्त में भी धातु माने डरना, त्रय माने रक्षा करना या रक्ष धातु का प्रयोग होता है, तो भित्रा अर्थानाम भय हेतु। तो कह रहे हैं कि जो भी धातु, देखिए शी विभ नहीं होगा भैया, विभ नहीं होगा, मैं हिंट भी दे रहा हूं, समझो ना, समझो ना दिल की बात को, विभ नहीं होगा। भित्रार्थानाम भय हेतु, भी धातु रूप चलता है बिभेति बिभतः बिभ्यति, बिभेसि बिभतः बिभथ, देखिएगा रूप जो चलता है और बिभेमि बिभीवः बिभीमः। फिर से पढ़ देता हूं भैया, राम राम, खुश रहो, बड़े हो जाओ जी। अभी पकड़ में आया है, ए इज द राइट आंसर। नहीं पूजा यादव जी गलत है भैया, विभ धातु नहीं होगा, भी धातु होगा। रूप कैसे चलेगा, बिभेति बिभतः बिभ्यति, बिभेसि बिभिथः बिभिथ, बिभेमि बिभीवः बिभीमः। तो यहां पर भी धातु है दोस्तों, भी माने डरना होता है और जब उसको पढ़ेंगे तो ये आपका लट लकार का बहुवचन होगा। क्या होगा, लट लकार का बहुवचन, तो जान लो बिभ्यति जो होगा भी धातु का लट लकार का बहुवचन होगा। क्लियर भैया, आगे चलें। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका भी धातु लट लकार होगा। चलिए अगले में हम लोग बढ़ते हैं। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना, जीना है तो हंस के जियो,
जीवन में एक पल भी रोना ना, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे ये क्या पूछना चाहते हैं दोस्तों कि भारतीय भाषाओं की जननी है। जननी माने अम्मा माता, जननी माने अम्मा माता। भारतीय भाषाओं या पूरे एक तरीके से कह लो कि संपूर्ण भाषाओं की जननी और अम्मा कौन है? कौन है दोस्तों? जी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग संस्कृत लिए हैं तो एक बात समझिएगा, हम लोग सभी भाषाओं की अम्मा हैं। ये भी अपना गर्व महसूस करिएगा कि जो संस्कृत पढ़ते हैं वो समझ लो सभी भाषाओं की अम्मा है। तो आई बात समझ में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो भाई बी इज द राइट आंसर। भारतीय पूरे भाषाओं की जो जननी होती है उसका नाम है संस्कृत। जी, द्रविड़ नहीं होती है। जी, अगले का हम लोग समझते नहीं भैया, नहीं होती है। बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगले का भी आंसर देने लगे, बारिश फिरूं। चलिए देख लेते हैं भाई। जब आपकी इच्छा है तो इच्छा को कभी तोड़ा नहीं जाता। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद होता है वो सबको पता है। मुझे बताने का मतलब क्या बताएं, नहीं बताएं, आप लोग ही मतलब बता सकते हैं। तो जब आप लोग ही बता सकते हैं तो वो है कौन? ऋग्वेद है। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, लौकिक संस्कृत से संस्कृत आता है। लौकिक, पहले देखिए लौकिक संस्कृत, फिर संस्कृत आता है, फिर उसके बाद पाली आता है। पाली से प्राकृत आती है। पाली से क्या आती है? प्राकृत आती है। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि उसके बाद ये अपभ्रंश आता है, और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आता है। और थोड़ा सा पानी है क्या सर यहाँ पर? अपभ्रंश से फिर अवहट्ट आता है दोस्तों, तब जाकर के हिंदी की उत्पत्ति होती है। और हम लोग आज प्रारंभिक और हिंदी भी पढ़ते हैं। थोड़ा पानी पी ले, बड़ा बोल दिए हैं दोस्तों, क्योंकि बोलते बोलते रुक जाता हूं मैं। जी, वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई। अल्लाह ताला आपके दिमाग में ऐसी नशा भर दें कि आप लोग टिट या सुपर टिट सबको क्रॉस कर जाएं भैया। और हम लोग तो इसीलिए हैं। चलिए आगे चले। नमस्ते, नमस्ते में कौन सी संधि? विसर्ग संधि, नमः धन्ते। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सुन लो कान खोल करके, ढोल आया मजीरा आया, लेकिन साथ में सत्रि प्रत्यय युक्त पद है। जोड़ दिए भैया। बोले कि काम करो, ये जो चारों विकल्प है ना, इसी में आप बता दो कि सत्रि प्रत्यय से बन करके तैयार हुआ कौन सा ऐसा शब्द है। आप बता दो, ये पूछना चाहते हैं। तो कितने लोग दम है बताने का? कमेंट करो दोस्तों, लाइक भी करो, शेयर भी करो। जब इतना मैं जी निशांत जी, सी इज द राइट। जी एकदम सही। जी पूजा जी अंकित भाई, इंद्रेश कुमार जी, सी इज द राइट आंसर। जी प्रदीप यादव जी, सी इज द राइट आंसर। पंकज भाई साहब, सब मतलब क्या बताएं, जब पढ़ी हुई चीज को जब पूछा जाता है, जब आप लोग बताते हैं तो दिल में तो भाई आगे क्या बोले देख लो। एक बार मैं सबकी व्याख्या कर देता हूं ध्यानपूर्वक। कथितः में आपका कत प्रत्यय है, पठन में क्षत्रि प्रत्यय है, क्योंकि क्षत्रि प्रत्यय का अन अंति अत शेष बचता है। तो इस पठ धातु में जब क्षत्रि प्रत्यय लगता है तो ये पठन आपका दोस्तों ना, ये पठन आपका पुलिंग है। क्या है? पुलिंग है। ये पठन, पठंती, पठत। यहां पर पठित्वा में कतवा प्रत्यय है, कौन सा है? त्वा प्रत्यय है। और यहां पर कर्तुम में तुमुन प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय लगा हुआ। तो यहां पर देखिएगा, ये पूछ रहे हैं कि क्षत्रि प्रत्यांत हमको बताओ भैया। तो क्षत्रि प्रत्यय का आपका जो सही होगा, कथिता नहीं होगा, कर्तुम भी नहीं होगा, और आपका पठित्वा भी नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर, जिसका नाम है पठन। तो पठन आपका सही हो जाएगा, जो कतवा प्रत्यांत शब्द है, सॉरी क्षत्रि प्रत्यांत शब्द है। अगला हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो हमारे ख्याल से टेट का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा कि जिसको नहीं आता होगा। तो दोस्तों बताओ जल्दी से, मेरे दिल की उस आकांक्षा को पूरा करिए, कौन सही होगा?
देखिए भाई, मैं जो शर्त बोला हूं शर्त का मतलब भी समझिएगा। नो 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 नो, मैं तब तक नो करूंगा जब तक सही नहीं बताएंगे। मेरी सर ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। नो नो, आप बताएं। देखिए अब मैं हट गया हूं, पूरा देखिएगा आप लोग। नो, अब अच्छा देखिए, अब सब लोग घूम रहे हैं। बी दिनकर माने तो सूर्य, दिन दिवाकर भानुभास्कर, ये तब तो सूर्य हैं। एक का मतलब निश्चर, निश्चर माने रात में जो टहलते हैं उनका नाम है राक्षस, भूत, राक्षस। वो पहले का आपका निश्चर माने राक्षस। अरे वो रात में उठा ले जाऊंगा तुझे मैं, वो रात वाले हैं सब, उठा ले जाएंगे भैया। ये समुद्र है। तो अब जाकर के आप लोग पकड़ चुके हैं कि कौन होगा। जी जी मीनाक्षी पाल जी, डीजर जी 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 जी, अब समझे हैं आप भाइयों। देखिएगा, निश्चर माने होता है राक्षस, और यहां पर है दिनकर माने सूर्य, दिन दिवाकर भानुभास्कर, और उसके बाद रत्नाकर माने चंद्रमा। क्या है, क्या होता है बताएं। देखो दोस्तों, मैं घुमा दिया ना, आप लोग सब घूम गए हैं, सब लोग घूम गए हैं। देखिएगा दोस्तों, आप लोग कंफर्म नहीं हो, मैं जान करके घूमा हूं, घुमाया हूं आप लोगों को। मैं जानना चाहता हूं, मैं जब थोड़ा सा घुमाया ना तो सभी लोग घूम गए आप लोग। जी 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 जी, मैं बोला कि नहीं नहीं गलत बोल रहे, नहीं 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 नहीं, तो कुछ लोग डी में भाग गए। अच्छा, अब पहले सी आ रहा, सी इज द राइट आंसर तो है ही है, लेकिन घुमाया मैंने उस चीज को घुमाने के लिए। रत्नाकर, रत्नाकर, ठीक है। सुधाकर जो होता है वो चंद्रमा के लिए होता है, दिनकर जो होता है वो सूर्य के लिए होता है, और निश्चर जो होता है वो राक्षस के लिए। और इसका जो राइट आंसर होगा वो रत्नाकर होगा। तो डी नहीं होगा भैया, मैंने घुमाया तो घूम गए ना। नहीं नहीं, सी इज द राइट आंसर भैया। मजा आया ना जब आप घुमाते, कंफ्यूज ना। अरे यार ये बताओ, कंफ्यूज मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये देखना चाहता था कि आप कितने दृढ़ और प्रतिज्ञ हैं, कि जिस चीज को जान रहे हो ना उस चीज तो वही चीज है यार। थोड़ा सा मैं मजाक नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मैं बोला कि मैं ऐसे ऐसे करता रहूंगा। तो सी इज द राइट आंसर है, क्योंकि इसको बोलते हैं अर्णवः बोलते हैं, सिंधु भी बोलते हैं, सागरः भी बोलते हैं, समुद्रः भी बोलते हैं, और भैया रत्नाकरः भी बोला जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर लो, आई बात समझ में, दूर कर लो। क्या क्या, अर्णवः, सिंधु, समुद्रः, सागरः, रत्नाकरः, ये सब आपके किसके पर्यायवाची शब्द हैं, सब आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। और दिन दिवाकर, ये तो सुधा, शशि चंद्रमा, ये तो आप सब लोग जानते हैं। शशिना शोभते रात्रि, तो आप लोग जानते हैं कि रात्रि में भाई कौन शोभित होता है, चंद्रमा होती है, और दिन में सूरज भगवान। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने। देखिए एक चीज और ये मैं बनाया हूं कि राम भरोसे बैठ के सबकर मुजरा लें, और जेकर जैसन करतब वो का वैसन दें। तो दोस्तों, आप लोग जैसा करतब करोगे ना वैसे भगवान देंगे आपको। तो आई बात समझ में। क्या बोला कि राम भरोसे बैठ के सबकर मुजरा लें, और जेकर जैसन करतब वो का वैसन दे। तो दोस्तों ये भाई ये कहावत है, चलते रहेंगे हम लोग आगे। तो आगे देखिएगा क्या है, आगे क्या कहना चाहते हैं, करके काम करो। देख लो, भूत बलि पद में कौन सा समास है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 30 का। देखिएगा एक एक दिन में, एक नहीं दो दो तीन तीन सेट सॉल्व कराएंगे, क्योंकि समय भी नहीं है और हम लोग, और आई बात समझ, जैसा आप लोग कहें। देखिएगा आप देखो भाई, सोना नहीं है, जितना भी आपके समक्ष प्रैक्टिस सेट मिले सबको देखते। ये आपका पढ़ाई का तजुर्बा, ये आपने जो चीज अपने दिमाग में रखा है ना उस चीज का। तो आप लोग जैसा कहेंगे, आगे पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ना चाहेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे जौनपुर भी जाना होगा, क्योंकि मैं रमदियालगंज सर के घर पर आकर के इस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं।
उतनी दूर से आए आपके लिए, ठीक है भैया। तो यहां पर भूत बलि में कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास होगा। तो आप लोग जानते हैं कि भूतेभ्यः बलि भूत बलि ही, भूत बलि में चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? चतुर्थी तत्पुरुष। और यह है कि भूतों के लिए बलि, और यहां पर जो आपका बलि है वो प्रधान है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रायेण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः। क्लियर दोस्तों? तो यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम हैं राही टटके पास करना मेरा काम, यूं ही कट जाएगा सफर साथ पढ़ने से, कि मंजिल आएगी नजर टीचर बनने में। तो दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद हम लोग तुरंत, अच्छा हाँ, इसका सी नहीं होगा भैया, सी नहीं होगा, आई बात समझ में? इसका जो होगा ये आपका ये सही होगा। हम तो सोचे समझ गए, तत्पुरुष समास होगा। भूतेभ्यः बलि क्या होगा? अव्ययी भाव नहीं होगा। अव्ययी भाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये कहता है कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः। जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो, और वो किसी भी के साथ जुड़ करके वो बना ले, अव्यय पूरा बना दे जी, तो फिर मुलाकातें होंगी। क्योंकि मुलाकात नहीं होंगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना भैया। जी भैया बाय बाय, आप लोग बाय करें जी भैया, बाय। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद सर आ रहे हैं और पढ़ा दें।